अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। तर्जमान पाक फ़ौज की आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं। अगर हम किसी ख़ास सियासी जमात या नज़रिए की तरफ राग़िब नहीं हैं, अफ़वाज पाकिस्तान का हुकूमत से गैर सियासी और आइनी रिश्ता होता है। इस ताल्लुक़ को सियासी रंग देना गलत है। आइन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक़ देता है। भारत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी है। कई बार अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सरीन को LOC का दौरा भी कराया, जबकि भारत गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया को LOC पर जाने की इजाज़त नहीं देता। TTP और बलूचिस्तान की तंजीमों का गैर मुल्की एजेंसियों से ताल्लुक़ साबित हुआ है। बलोच नेशनल आर्मी के सरबराह गुलजार इमाम और शंबे को गिरफ़्तार किया, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा वेटरन तंजीमों को सियासी लिबादा नहीं पहनना चाहिए। और ये बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे सवालात के जवाब भी उन्होंने दिए। जो वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने उनसे सवालात किए। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें सियासी हवाले से, इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि जी इलेक्शन 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा ने कहा इलेक्शन चाहते हो तो अपनी हुकूमत गिरा दें, और हमने अब हुकूमत गिरा दी। लेकिन उसके बाद फिर आप सबके सामने क्या हुआ। और अहम ख़बर ये भी है MKM पाकिस्तान के हवाले से कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात शदीद तर हो गए हैं और MKM का असम्बली छोड़ने के हवाले से फ़ैसला भी सामने आ सकता है। उन्होंने जो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं उन्होंने इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं अपनी पार्टी के पास। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दानिशवर, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके अलावा अनीस मंसूरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, मारूफ सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब। अब क्या कहेंगे ज़ुबैरी साहब, आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तर्जमान पाक फ़ौज ने, और उन्होंने जो ख़ास तौर पर सियासतदानों के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे लिए सारे ही काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये जो बात की जाती है किसी ख़ास ग्रोह की जानिब या सियासी जमात की जानिब हमारा कोई झुकाव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारा जो अफ़वाज पाकिस्तान का हुकूमत से जो रिश्ता जो है वो गैर सियासी होता है और आइनी रिश्ता सिर्फ होता है। क्या कहेंगे बड़ी अहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये हालिया कुछ दिनों में जो हमले हुए हैं, जिसमें स्वाद में बहुत नुकसान हुआ है और 15-16 जाने गई। इसके अलावा भी मुल्क के कई हिस्सों में कुछ हुई और कुछ होने से बचा ली गई। और इसमें जो इनके पास शवाहिद आए हैं, जिसमें इंडिया का और अफ़गानिस्तान के लोगों का मुलविस होने की शवाहिद हैं, वो उन्होंने उस पर पेश किए कि ताकि बाकी दुनिया को पता लगे कि ये ममालिक पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। मेन मकसद तो वो था। और उन्होंने ये भी बताया कि कितने बड़े बड़े इन्होंने दहशतगर्द गिरफ़्तार भी कर लिए और कुछ वाक़यात जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकते थे वो उन्होंने होने से रोक लिए। मेन बिलबाब तो ये था। और अपनी जो कारकर्दगी बताई, बजट कम करने की बात भी की उन्होंने वो बात की। और जिस तरह के हालात हैं उसमें जहाँ सारे इदारे सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने अपना भी बताया कि हमने क्या कुर्बानी दी और किस तरीके से हमने वो किए हैं। ये सब चीज़ें थी। जहाँ तक सियासी बात का आपने तस्करा किया, तो बहुत से लोग इस आने से जब ये पता लगा कि ISPR आज 4-4:30 बजे करेंगे, तो कोई बहुत सारी चुमगुइयाँ शुरू हो गई थी। लेकिन उस किस्म की कोई बड़ी ख़बर उनको ना मिल सकी, ना हमें मिल सकी। और जो उन्होंने सियासी पार्टियों की बात की, देखिए वो ये बात क्लियर कर रहे हैं और कई महीनों से कर रहे हैं कि फ़ौज न्यूट्रल है, इस्टेब्लिशमेंट किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही। और उन्होंने ये भी बोला कि जो फ़ौज का, जो इस्टेब्लिशमेंट का जो रिश्ता होता है गवर्नमेंट के साथ, वो एक आइनी रिश्ता है और वो उसके साथ उनके साथ खड़ी है। लेकिन सियासत से, किसी सियासी जमात से कोई रिश्ता नहीं होता। और उस बात की उन्होंने तजदीद भी की और बताया भी कि ये ऐसा है और आगे भी यही जारी रहेगा। और बाकी जो अमूमी सवालात के जवाब दिए, उससे भी उनका ये तासुर रहा कि वो किसी की वो पार्टी नहीं है और वो चीज़ों को बहुत बहुत देख भी रहे हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चूँकि समाअत है बहुत अहम, उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको किस तरह देख रहे हैं इस वक्त को? ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वक्त जो चुना गया, देखिए हमको, आपको सबको पता है कि भाई कुछ होने जा रहा है। 10 मई से ज़्यादा और कुछ भी ये स्टेटस को नहीं रह सकता। ये स्टेटस को जितना भी है, ये 10 मई इसकी लास्ट डेडलाइन है। मेरे पास तो ये तकरीबन, आप समझ लें कि आप खबर बोल रहे हैं, न्यूज़ बोल रहे हैं, तज़िया बोल रहे हैं, जो भी कहें, मैं उस दर्जे तक पहुँचा हूँ कि 10 मई तक जो है
ये सियासी जमातें अगर मिल बैठ के फैसला कर लें, ये इससे पहले की थी, ये 5-6 मई के करीब की थी, जिसके बाद वो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया कि गन पॉइंट में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उसके बाद थोड़ी डिफ्यूज़ हुई और ये जाके अब कई 10 मई के करीब पे पहुंची है। और उस वक्त तक का ये है कि आप इलेक्शन की तारीख और महीना और एक दिन में इलेक्शन डिसाइड कर लें सारी पार्टीज़, और डिसाइड करके असेंबली को डिसॉल्व करने की तारीख आप दे दें। बसूरत दीगर दे दी जाएगी, उसके कई आईनी तरीके भी मौजूद हैं, और खुदा न खाता कोई दूसरी बात भी हो सकती है जिसकी कि हम और आप और सब ये निशानदही करते आए हैं। हमारा काम निशानदही करना है, जो कुछ हो रहा है उसका तज्जिया करना है, हम वो चीज़ें बता देते हैं। बाकी अब गेंद सियासतदानों के हाथ में, कोर्ट ने भी उन पर फेंक दी है कि अगर आप लोग कोई हल निकाल सकते हैं तो कोर्ट उसके लिए गुंजाइश पैदा कर सकता है, 14 मई से आगे पीछे हो सकता है, कहा भी था सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, अदरवाइज 14 मई का फैसला तो अपनी जगह बरकरार है, वो तो एक जगह है, उसके कैसे वो चेंज हो सकता है उसका दारोमदार तमाम पार्टी है। अगर वो बैठ जाए और एक महीना और वो डिसाइड कर लें तो ठीक है, और इसको ज़्यादा टाइम इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, ना देना भी नहीं चाहिए। और ये खुद डिसाइड करके महीना बता दें कि मई की फलां तारीख को हम ये तोड़ के केयर टेकर गवर्नमेंट आईनी तौर पर बना देंगे तो ठीक है, नहीं बना देंगे तो एमक्यूएम को अलग कर लेंगे, इस पार्टी हो सकता है असूली बुनियाद पे अलग हो जाए, कोई भी अलग हुआ हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, फिर अपने आप बन जाएगी, बननी है। इस पार्टी उसूली बुनियाद पर अलग हो सकती है और एमक्यूएम को तोड़ सकते हैं। एमक्यूएम को तो आपको पता है एक फूल पे तोड़ लेंगे। अच्छा, ये तो निसंदेही साहब, इस पार्टी तो जाहिर है अपने उसूलों पे अलग हो सकती है, जबकि एमक्यूएम को तोड़ लेंगे। ये तज़किया जो दिया है ज़ुबैर साहब ने, इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिए। दूसरा, ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको मजमूई तौर पर किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया अली आपका। सबसे पहली बात तो यह है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने के बाद मेरे ख़्याल से ये ISPR की पहली डिटेल ब्रीफिंग है, और इसका वक्त बड़ा अहम है कि ये वक्त का तयन क्यों किया गया है। अच्छा, इसमें कई अहम नुक्ते हैं और कई अहम बातें हैं। ज़ाहिर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त का तयन होना ईद की छुट्टियों में और सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले, और दूसरा अहम नुक्ता ये भी है, आप इसको देखिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जाने की बातें हो रही हैं इंडिया में, तो ये 3-4 बड़ी अहम नुकात हैं। तो जो इसका वक्त का तयन किया गया है, अमूमी तौर पर अगर आपको माजी याद हो तो हर मंगल के रोज़ या बुध के रोज़ जो है वो एक दिन मखसूस होता था कि एक दिन वज़ारत दाखिला ब्रीफिंग, एक दिन वज़ारत ख़ारजा और एक दिन जो है वो ISPR अपनी ब्रीफिंग दिया करता था। लेकिन इस वक्त ये ब्रीफिंग जो है वो कई हवालों से अहम है, और उसमें उठने वाले सवालात भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। सबसे अहम नुक्ता ये कि इसमें पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने एक अपना नुक्ता नज़र इस हवाले से पेश किया कि जो कुछ भी कश्मीर या इंडिया के हवाले से हो रहा है उस पर उन्हें शदीद तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया। ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुतालिक ये बात कही जा रही है कि 4 और 5 मई को मुतवक्के तौर पर वो गोवा जाएंगे, यानी इंडिया जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है वो ये चीज़ें लेकर जाएंगे कि ये मामलात हैं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले ये ब्रीफिंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो दोनों के जुमलों में और बातों में कहाँ तक सिमिलरिटी पाई जाती है ये देखने का अवसर होगा। दूसरा अहम नुकता, वहाँ पर जो ज़्यादा सवालात पूछे गए वो ज़्यादा सवालात सियासी नौयत के पूछे गए। जो कुछ भी हुआ उसमें ये सवाल भी पूछा गया कि जिन फ़ौजी अफसरान ने अदालत से मुलाकात की थी उसमें क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा था कि ये बातचीत हम आगे नहीं पेश कर सकते, ये अवामी सतह पर बात करने वाली नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ पर ये बात की थी। तीसरा अहम नुकता, उनसे बार बार पूछा गया कि इस वक्त हुकूमत के साथ इनका स्टेटस क्या है, यानी सियासत के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है हर जो फ़ौजी तर्जुमान आता है वो यही कहता है कि हमारा जो है वो सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। मगर मौजूदा जो ISI के चीफ़ हैं वो एक बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि माजी में पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का और ISI का एक किरदार रहा है सियासत के अंदर। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने इस बार की क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की, और ये ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो दबाव है मुसलसल, कि जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी एहलकार हैं वो किसी न किसी तौर पर सियासत में इन्वॉल्व है। आज जिस तरीके से उन्होंने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज के हवाले से कहा है कि जो वो लापता हैं, FIA पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जनाब FIA लेकर गया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम है कि इसके पस पर्दा कौन लोग हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की फ़ौज पर इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े अपोजिशन लीडर के का मुसलसल दबाव है, और जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इस वक्त न्यूट्रल किरदार अदा नहीं कर रही है, ये उनका इल्ज़ाम है और ये बहुत वाज़ेह तौर पर है। खान साहब का ना ISPR ने जो कुछ कहा उससे मुत्तफ़िक़ हैं आप, जो तमाम बातें की गई, मैं यही बात कर रहा हूँ ना। तो इस हवाले से इसी मौज़ूआत पर उनकी ये प्रेस ब्रीफिंग इंतहाई अहमियत रखती है, और उन्होंने तरदीद की इन तमाम इल्ज़ाम की। दर हकीकत उन्होंने इमरान खान के उन तमाम इल्ज़ाम की तरदीद की है। दर हकीकत उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के
उन तमाम सवालात से पीछे हटे हैं वो, और उन्होंने उन इल्ज़ामात की तर्दीद की है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये आगे चलकर कोर्ट की जाएगी, आपको अगले चंद दिनों के अंदर नज़र आएगा कि ये वाज़ेह तौर पर कोर्ट की जाएगी, अदालत में भी और सियासत में भी। अच्छा, दूसरी उसूलों की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी अलग हो सकती है और एमकेएम तो हो ही जाएगी, तोड़ ली जाएगी। यहाँ कोई उसूल नहीं है, यहाँ मफादात हैं। देखिए पीपल्स मफादात हैं। पार्टी भी मेरी उसूली सियासत नहीं कर रही। अब पीपल्स पार्टी तो सिर्फ इस बात की उसूल और नज़रियात की सियासत तो पीपल्स पार्टी ने बहुत उससे पहले छोड़ दी है, और मेरे ख्याल से शायद अभी उसके इम्कानात भी नहीं है। अच्छा, चलो ठीक। मैं नाज़रीन एक और बात बड़ी अहम आपको बताऊं कि हम जो बात कर रहे हैं, आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जी बिल्कुल, और ISPR ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके हवाले से हम बात भी कर रहे हैं, जिस पर मौक़िफ़ सुन भी रहे हैं मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का। तर्जुमान पाक फ़ौज ने जो कुछ कहा उसमें बहुत सारे अहम नुक्ते हैं जिस पर हम डिस्कशन कर भी रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये नुक्ता जिस पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम ज़रूर बात करें कि वेटरन तंजीमें जो हैं, यानी रिटायर्ड फ़ौजियों की जो तंजीमें हैं, उनको कहा है कि उन्हें सियासी लिबादा नहीं पहनना चाहिए। तो उस पर हम बात करेंगे कि जनाब आखिर है क्या। और दूसरी ये जो एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ा दहशतगर्द जो पाकिस्तान ने पकड़ा, बलोच नेशनल आर्मी के जो सरबराह गुलजार इमाम उर्फ शंबे को जो गिरफ्तार किया, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा दहशतगर्दी के हवाले से। और नेशनल एक्शन प्लान पर भी हम बात करेंगे कि बार बार हम डिस्कस करते हैं नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, और फिर उस पर कितनी किस हद तक अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। नवेद ज़ुहैरी साहब, अब क्या कहेंगे, ये तो बड़ी कामयाबी, दहशतगर्द पकड़ा गया, सरगना जो था, मास्टरमाइंड भी यही था, और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा यकीनी तौर पर। और दूसरा, वेटरन तंजीमों को सियासी लिबादा नहीं पहनना चाहिए। देखिए, वेटरन तंजीमों को एज ए तंजीम जो है ना, उन्होंने सही बात की कि सियासी लिबादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर उनको सपोर्ट करना है तो उनको खुल के, जो उनकी 2 साल तक की मेरे ख्याल में कैद होती है रिटायरमेंट के बाद, 2 साल के बाद अगर उनको सियासत करनी है तो वो आए, उस पार्टी में शामिल हो और सियासत करें एज ए सिविलियन। लेकिन कोई आपने फ़ौज की वेटरन कोई जमात बनाई हुई है जिसका तासुर ये जाता है कि ये रिटायर फ़ौजी हैं, और फिर वो किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट करें, तो ये एक सही तरीक़ेकार नहीं है, जिसके लिए उन्होंने उनको वार्न किया है कि इस तरीके से नहीं करें, और उन्होंने सही किया है। देखिए, माजी में भी कई रिटायर फ़ौजी जनरलों ने कोशिश की, सियासी जमात भी बनाई, और उसके बाद कोशिश की कि वो सियासत करें, और वो उनका हक़ था एज ए पाकिस्तानी, और उन्होंने की। अब वो उनको पजीराई नहीं मिली और वो कामयाबी नहीं मिली, ये भी सबको पता है, इनको भी करना है, ये भी करें। कोई सियासी जमात बनाना, सियासी जमात बनाए, किसी सियासी जमात में शामिल होना है, ओके, बहुत सारी सियासी जमातें में रिटायर बड़े फौजी हैं, वो भी जाके शामिल हो, लेकिन एज ए इंडिविजुअल सियासत करें, एज ए इदारे को लेकर सियासत करके ना कोई इदारे को भी ख़राब करें, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैलेंस को ख़राब करें। क्योंकि जो हमारे यहाँ वेटरन तंजीम बनी हुई है, उनका बेसिक एजेंडा तो ये होता है कि जो वेलफेयर का काम, मुलाजमीन है वेलफेयर करें, वेलफेयर काम करें। वेलफेयर काम करने के बजाय वो सियासत करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सियासत से जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ आके कोई फ़ायदे उठा सके। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान, ज़ाहिर आईन पाकिस्तान जो है हर शहरी को आज़ादी राय का हक़ देता है। इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी खामोश करा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, आज़ादी राय का हक़ जो है ना, वो 2 जगह ख़त्म हो जाता है। एक जहाँ से मेरी नाक से आपकी नाक का हुदूद शामिल हो जाते हैं ना, तो वहाँ कहते हैं कि आपकी राय ख़त्म होता है। दूसरा ये होता है स्टेट, एंटी स्टेट बात करने का हक़ दुनिया में कभी किसी को नहीं दिया गया। आज़ादी राय का हक़ ये नहीं है कि मैं किसी सिनेमा हॉल में बैठा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं कहूँ बम 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 और वो सब हो जाए, ये मेरी आज़ादी राय का नहीं है। जिससे दूसरे का हक़ मुतासिर हो रहा है, वो मुझे बोलने का हक़ नहीं है, वहाँ वो फिर क्राइम हो जाता है। जहाज़ में आप जा रहे हैं, बहुत सारे मसलों में आपके यहाँ बोलना आ जाए, ऐसी मजाक में तो मजाक कर रहा था, नहीं, ये हक़ नहीं है मेरा। आज़ादी राय का हक़ भी की भी लिमिटेशन है। यूरोप जैसे आज़ाद तरीन मुल्कों में आप बहुत सी चीज़ों में नहीं बात कर सकते, मना है आपको वो बात करना, वहाँ उसका जुर्म है। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है, यस ऑफ कोर्स इसकी लिमिट होती है, उसको लिमिट में रहना चाहिए। आप स्टेट, खास तौर से स्टेट के मुतालिक बात करते हुए कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसको दूसरी मुल्क के साफ़ी बरादरी उसको गलत तरीके से ले जाएं, जिससे आपके मुल्क को नुकसान हो। तो आप भी ये समझते हैं आईन पाकिस्तान हर शहरी को जो आज़ादी राय का हक़ देता है, जो ज़ुबैरी साहब फरमा रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए, बात सारी यह है कि आज़ादी इज़हार, हमारे यहाँ पर आज़ादी इज़हार को ये समझ लिया गया है
कि कुछ मुक़द्दस गाय हैं कि जिस पर हम हाथ नहीं रख सकते, उसके अलावा हम जो चाहें कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा मामला है। आज़ादी इज़हार का मतलब यहाँ पर सियासी तौर पर लिया जाता है, और जो शख्स उस दायरे इख्तियार में आता है और सियासत की मुखालफत करता है उनकी, तो उस वक्त जो है वो उस पर लागू कर दिया जाता है। अगर आप तारीख़ की मिसालें लीजिए तो कुछ ऐसी बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी कि जब उन पर आज़ादी इज़हार की पाबंदी लगाई गई और उन्हें कहा गया कि जनाब ये तो गद्दार है, इन पर बात नहीं हो सकती है। आपको याद होगा कि अगर सिर्फ माजी करीब की चंद मिसालें ही ले लीजिए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर जो प्रेशर था ज़िया उल हक दौर में कि उन पर आज़ादी इज़हार पर पाबंदी थी। उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब का दौर देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ पर पाबंदी थी। आप इसी तरीके से MQM को ले लीजिए, MQM को पर पाबंदी रही, अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी रही। तो ये रहती आज़ादी इज़हार का मतलब हमने यहाँ पर ये तसव्वुर कर लिया है, हर सूरत में ये तसव्वुर कर लिया है कि जनाब अपने सियासी मुखालफिन को दबाया जाए, जो हमसे साथ नहीं है वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इज़हार के आज़ादी उनको नहीं मिलनी चाहिए, ये हमने यहाँ तसव्वुर किया हुआ है। इसमें रियासत और कवानीन और आइन से ज़्यादा सियासी मुदाखलत ज़्यादा होती है। सियासी मुदाखलत ज़्यादा होती है जी। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ज़ाहिर है कुछ और ही तरह से बहुत सारे लोग लेते हैं, जिस पर बात कर रहे हैं अनीस मंसूरी साहब। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज, ज़ुबैर साहब, ये भी कहा कि 14 मई से आगे इलेक्शन को हम नहीं जाने देंगे। तो इससे लगता है आपको कि एक तरफ ही बात कर रहे थे मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गैर लचकदार रवैया, तो इस पर ये ठहरे रहे गैर लचकदार रवैये पर, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है, और ये अक्सर सीधे सीधे लाइन पे आते आते एकदम वो पता नहीं क्यों भटक जाते हैं और फिर इस किस्म का बयान दे देते हैं। बिल्कुल इस वक्त के हालात के मुताबिक बयान नहीं है और ये सूट नहीं करता। इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात अगले किसी बाद के महीनों पे इलेक्शन और एक दिन के इलेक्शन पे बातचीत हो रही है कि उस पर भी उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने, अगर जुलाई में इलेक्शन कराने तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के, तो बात हो सकती है। लेकिन अपनी बात की खुद ही दफी कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं 14 जुलाई से आगे, 14 तो पंजाब की बात कर रहे हैं, वो कौमी इलेक्शन के हवाले से वो कह रहे हैं अगर फिर इस तरह नहीं कर रहे तो किस तरह करें। इलेक्शन एक ही दिन होंगे पाकिस्तान में अली, ये मैं आपको बता दूं। वो 14 को हो या जुलाई में हो या जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो या 2 साल बाद हो, इलेक्शन होंगे। बात भी रख दी आपने, ऑप्शन है। इलेक्शन होंगे पूरे मुल्क में एक ही दिन। ये आप अलग अलग नहीं हो सकते कि पंजाब में हो जाए और केपी में हो जाए। कागज पे ये बात मेरी, पंजाब के अभी हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा के बाद में हो, उसके बाद हो, ये कोई आप क्या कोई वो कौन सी कंट्री का नाम लेते हैं वो थोड़ी है यार, ये इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नहीं हो, पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। अनीस मंसूरी साहब, आपको भी लगता है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं कि 14 मई से आगे में नहीं जाने देंगे, इलेक्शन कराएंगे, ज़रूर होंगे, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है तो इलेक्शन तो होने हैं 14 मई को पंजाब के। देखिए, उनके जो अदालती सेल ने जो बात कही है वो उसी पर कायम है। अदालती सेल? हाँ, तो जो PTI का अदालती सेल भी है सर। ये आर्टिकल 68 किसी वक्त भी जो है ना, ये किसी जज साहब ने देख लिया। देखिए जज साहब, PTI के सर मीडिया सेल तो है, ये अदालती सेल, जज साहब की सास, सियासी सेल भी है उनका। देखिए, जज साहब की सास ने जो कहा कि आप उससे, सासू माँ की बात तो अब क्या डिस्कस करेंगे आप। जब जज की सास इस तरह की गुफ्तगू कर रही है और वो बाकायदा अदालती फैसलों तो ये अच्छी बात है उनके फोन टैप हो। बिल्कुल अच्छी बात ने फोन किया है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब आम शहरी इन्हीं जज साहिबान के सामने लेकर गए थे पटिशन के, जनाब हमारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ये तो आम सी बात है, सिक्योरिटी के लिए तमाम चीजें सही हैं, जायज़ हैं। ये इन्होंने ही कहा था, मैंने कहा था। तो ये यही अदालतें थी ना, लेकिन ये हैकर्स भी, ये अदालतें थी ना। कहने का मकसद ये सियासतदानों के आप फोन टेप करो नेशनल सिक्योरिटी पे, चलो दुनिया भर में किए जाते हैं, ठीक है। सासों के, बहुओं के, इन लोग क्या करोगे यार? हमारी आपकी सासें क्या बातें करती हैं? अगर वो भी आ जाए ना तो लोग वो भी हंसेंगे। देखिए, एक अमल इसके तो मजम्मत करनी चाहिए। देखिए, एक अमल गलत है, इन्होंने तो मजम्मत कर दी, आप नहीं कर रहे। देखिए, एक अमल गलत है कि किसी का भी निजी फोन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, गलत है, सो गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको कवर किसने दिया? इसी अदालतों ने। उसको कवर किसने दिया? इसी इमरान खान ने, जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहता था ISI को सबके रिकॉर्ड करने चाहिए। कौन कहता था? मैं कहता था, खान साहब। सही है, मेरा बयान तो नहीं था ना, ये खान साहब का बयान था। इन्हीं अदालतों में ये बयान हुआ था, इन्हीं अदालतों का ये फैसला है कि ज़ाहिर मुल्क की सियासी सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये मेरा फैसला था। अच्छा, फिर इससे आगे आप क्यों बात नहीं कर रहे कि जितनी भी ऑडियोज आई हैं,
फॉरेंसिक करा के मंतक इंजाम तक तो पहुंचाएं। कौन पहुंचाएगा? हर एक सिर्फ एक ऑडियो आई, सुन लिया, हमने तबसरा किया, उन्होंने भी तबसरा कर लिया, एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग की, बात खत्म हो गई। हिम्मत तो इन जज साहब में होनी चाहिए ना कि वो कहे कि मेरे एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। मैं अपने लोगों में से ये बात का ऐलान करता हूँ कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब किसी भी जो हमारे यहाँ पर अदालत में वहाँ पर उस वक्त तक समाअत का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि उनका फोरेंसिक ना हो जाए। कौन कहता है ये? जाहिर अदालत तो नहीं कहना है। कहना क्यों नहीं कहा? कहे ना। आप अगर उस दिन ये फैसला कर लेते, किसी बात का जिम्मेदार थोड़ी है। अगर सास की ख्वाहिश ये है कि ये वो हो जाए तो उसके बाद जज अपनी नौकरी छोड़ दे। जजेस के भी घर वाले, खानदान वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी सास की बात नहीं कर रहा, मैं तो जज की ऑडियो की बात कर रहा हूँ ना। वो जज की ऑडियो बाकायदा जो लीक हुई हैं, उन जज साहब का, चीफ जस्टिस साहब का ये काम था कि देखिए, अगर जब ये बाहर की मिसालें देते हैं, जब ये इस्लामी मिसालें देते हैं, तो इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर मेरे नीचे लोगों में से या मेरे पास जो लोग काम करते हैं उनमें से अगर किसी पे भी कोई ख़राबी पाई जाती है तो मैं उस ख़राबी की जब तक तहकीकात ना कर लूँ तब तक वो उस चीज़ का हिस्सा ना हो। यही बात है। तो जब हम इस बात की मिसाल देते हैं कि जब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की ऑडियो लीक हो चुकी है तो उस ऑडियो लीक का जब तक फोरेंसिक होकर उसकी तहकीकात ना हो, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को किसी भी अदालत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये कौन कह सकता था? जज। आपके पास मॉरल ग्राउंड, इखलाकी ग्राउंड, कानूनी ग्राउंड इतना मजबूत तो होना चाहिए था ना। तो जब आपका जज साहब, अच्छा ये नहीं, ये भी बताएं ना साथ साथ कि ये जो ऑडियोज़ आती हैं ये बनतगी अंजाम तक नतीजा पहुंचना नहीं होता, सिर्फ तबसरों के लिए आती हैं या दबाव में किसी को लेने के लिए रिलीज़ की जाती है? 100% दबाव के लिए होती है। अच्छा, किसके लिए होती है? मतलब ये इसके लिए होती है कि उसको सजा हो जाएगी। आज तक इन तमाम जितनी भी ऑडियोज, लेकिन देखिए अब तो दुनिया में बड़े जदीद सिस्टम्स आ गए ना। अब तो हो सकता है हैकर्स वगैरह आजकल बड़े इस तरह की चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, फिर बाद में बेचते भी हैं इसको। अब मालूम होगा आपको इस पर कहाँ कहाँ बिकती हैं। तो हैकर्स को पकड़ ले। कौन पकड़ेगा? रियासत। जाहिर है अदालत हुक्म देगी। अदालत हुक्म देगी ना। अदालत हुक्म दे दे कि जिन जो हैकर्स हैं उनको आप पकड़ें। ये तो ऑडियो कितनी अहमियत होती है अदालतों के सामने? कोई अहमियत नहीं होती। कभी भी इसको सबूत के तौर पे पेश नहीं किया गया। पेश किया गया, अदालतों ने माना नहीं, कभी नहीं। और दुनिया की किसी अदालत में नहीं मानी। नहीं कर रहे होंगे जजेस, ऑडियो मानी थोड़ी जाती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जस्टिस कय्यूम की ऑडियो लेकर अदालत जस्टिस कय्यूम खुद अलग हो गए थे। वो पहले अदालत गई थी, पहले अदालत गई थी। नहीं, देखिए उस वीडियो को इसने नहीं बनाया। वो एक प्राइम मिनिस्टर, एक सीएम प्राइम मिनिस्टर का हुक्म बता रहा था चीफ जस्टिस को कि ये है, और उसमें तो कोई शक किसी को था ही नहीं। और जस्टिस कय्यूम ने खुद एक्सेप्ट करके खुद अपने आप अलग हो गए। तो वो गई थी कि भाई इस केस का जो फैसला हुआ था वो तो फुल डोज उसमें गया था, ये सबूत है, और जज खुद स्टेप डाउन हो गए। तो फिर वो हुआ। ऐसे तो कोई भी जज बैठा है, उसकी किसी की सास की, बहू की, किसी की कोई कॉल, कोई जज अपनी कार्रवाई कर ही नहीं पाएगा। वो तो जज खुद, और दे कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे उसका भाई, और इस पे शक भी नहीं है, ना ही उन्होंने तरदीद की थी कि मैं नहीं हूं। वो साइड में हो गया। अच्छा मेरी बात सुन लेना, आपने एक जगह पर इसका मतलब अखलाकी तौर पे वो अलग हुए, तो इस वक्त भी जिसकी है उसको अलग होना चाहिए। अगर उसकी है, अगर वो तो डिनाई करता है, अगर उसकी है तो सास डाउन हो जाएगा। सास नहीं, मैं जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की बात कर रहा हूँ। उनको अगर है तो अलग हो जाना चाहिए। आप सास पे लेके जा रहे हैं, सास को तो एक तरफ रख दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि उसी ऑडियो की बुनियाद पर बाकायदा फैसले माजी में हुए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑडियो को सबूत नहीं माना? एक ऑडियो पे जो बात कर रहे हैं आप, बाकी सब पे नहीं हुए ना। बाकी सब की मिसाल उसका यार, बाकी सबके सबूत नहीं है। बाकी सब, अरे क्या बात कर रहे हैं, बाकी सबके सबूत मौजूद नहीं है। ये ना यार, ये तो प्लांटेड है और ये है और वो है। मैं यही तो कह रहा हूँ, उसका फोरेंसिक कराएंगे तो पता लगेगा। अदालत करवाए ना, अदालत के जज है ना, अदालत जाए इसमें, अदालत बात करे ना। अदालत कहेगा ये मेरे लोगों पर इल्जाम आए दो, मैं ये काम नहीं करूंगा। क्या दुनिया भर के अंदर ये नहीं होता? क्या अगर ब्यूरोक्रेट्स हों या सियासतदान हों, अगर उन पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम, ऑडियो वीडियो का इल्ज़ाम आता है तो फौरी तौर पर क्या वो बैक नहीं होते हैं? जब आपकी अदालत ही वो इखलाकी, वो कानूनी तमाम दायरे अगर सामने नहीं रखती है तो फिर आप किस पर इल्ज़ाम देंगे? अच्छा, खान साहब ने ये भी कहा, इमरान खान साहब ने एक बार फिर वो जो साइफ़र की कहानी कि साइफ़र साजिश सब कुछ है, लेकिन साथ ही अब वो इस तरह की बात भी शुरू कर दी। खान साहब ने फरमा रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने कहा कि इलेक्शन चाहते हो तो अपनी हुकूमत गिरा दें, तो हमने अपनी हुकूमत गिरा दी। देखिए ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि जनरल बाजवा को जिस वक्त ये गवर्नमेंट से गए थे उसके बाद से जनरल बाजवा को वो बुरा भला बोलना शुरू हो गए थे और अपना सब कुछ का जिम्मेदार उनको ठहराया था। लेकिन उसके बाद भी मुलाकातें रही हैं। पहले तो उन्होंने साइफर के बाद उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन मांग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, 10 चीज़ें उसने बताई।
अब उसको हटने के कई महीनों के बाद ये उन्होंने गवर्नमेंट तोड़ी, मैं 5 या 6 महीने 7 महीने के बाद उन्होंने जो है, भाजपा ने कहा था अगर अब जल्दी जो इलेक्शन मतलब कराना तब चाहते तक हो वो तो भाजपा के मत कहने गिरा पे दे। चल रहे थे भाई, तब तक वो भाजपा के कहने पे चीजें कर रहे थे, तो भाई वो अपने जहन से क्या कर रहे थे, ये तो जवाब दें। फिर मोहसिन भाई आप बताइएगा कि वो फिर अपने जहन से कुछ कर रहे थे, कुछ भाजपा के कहने पे कर रहे थे, कोई किसी के कहने पे कर रहे थे, कोई अपना जहन क्या था उनका अपना जहन क्या था। और एक जब वो भाजपा को बता चुके, कह चुके पब्लिक को कि ये जिम्मेदार है मेरी गवर्नमेंट के जाने का, उसके बाद भी उसकी बातें मान रहे हैं, तो भाई फिर तो अल्लाह ही मालिक है। नहीं तो फिर वो साजिशी थ्योरी और साइफर उसको क्या समझते हैं आप? वो सब कुछ वो सबसे यू टर्न ले चुके, अब बोल तो चुके हैं वो साइफर का वो गलत था, मेरे को कितने लोगों पे लागू, असल तो ये था, उसके बाद पता नहीं असल ये था, अब पता नहीं असल क्या था वो। अब भी पता नहीं चला आपका तज्जिया क्या कहता, असल था क्या? असल उनके कारनामे थे, जिस तरीके से वो गवर्नमेंट चला रहे थे। तो अदम एतमाद में मदद की पीडीएम की, जिनके खिलाफ वो इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा ने मदद की, वो चाहते तो रोक सकते थे, ये भी कहा है उन्होंने, मेरी हुकूमत जा रही थी, वो चाहते तो रोक सकते थे। देखिए अगर वो ये बात कहते हैं तो फिर बाद में भाजपा की बात क्यों मान के तोड़ दी? अगर भाजपा ने गिराई थी और उनके अपने गवर्नमेंट के कोई ऐसे कारनामे नहीं थे कि उनके जिस इत्तेहादी से उन्होंने जो वादे किए थे, ना बलूचिस्तान में पूरे किए, ना एमके वाले से पूरे किए, तो सारे इत्तेहादी अलग हुए, उसका फायदा पोजीशन उठाती है, उन्होंने उठाया। जिस तरह की चीजें चल रही थी उसका फायदा उठा के उन्होंने सिर्फ किया, ऐसा नहीं हुआ और वो आईनी तौर पे हुआ है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, मान भी लेकर भाजपा ने सपोर्ट की थी गए, तो फिर भाजपा के कहने पे दोबारा ट्रैप हुए, दोबारा उन्होंने भाजपा के कहने पे असेंबली तोड़ दी, तो फिर तो ऐसे लोग इसमें आपकी बात में आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि फयाज हुसैन चौहान ने आज ये बात की जो आप कह रहे हैं कि जी पीडीएम और सारी सियासी जमातों ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से गिराई। वो कहते हैं जरदारी साहब की एक तकरीर जो आपको याद होगा की थी उन्होंने, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि भाई लोग हमें कहते हैं आए मामला ठीक करें, तो मैंने कहा पहले इनको घर भेजो फिर बात करेंगे। तो भाई अगर घर भेजो फिर बात करेंगे, तो फिर वही बात होगी ना कि भाजपा ने किया या एस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो ये फिर अच्छा किया अगर अपोजिशन जमातों ने कि किसी की हुकूमत घर भेजने के लिए कहाँ से राब्ते हुए, इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट से पहले से राब्ते भी थे, और उनकी बात पे अमल करते हुए फिर तहरीक अदम एतमाद लाए। ये तो सियासी तकरीरों में ये बातें की जाती हैं, ये उन्होंने की है सियासी तकरीर, गलत की सियासी तकरीर थी कि भाई ये जाएंगे तो फिर हम कुछ करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा इमरान खान पर अपनी लैंग्वेज तो ठीक कर ले फिर बातचीत की जाएगी, मगर इमरान खान की बात में कहाँ तक वजन है? अगर भाजपा ने गिराई थी उस वक्त अगर ये बात मान लेते हैं, तो अब उसके बाद 6 महीने बाद फिर वो भाजपा की बात मान रहे हैं, तो उस वक्त गलत थे या अब गलत है? पहले तो ये बता दें, पहले ये डिसाइड होगा। क्यों नहीं करता? अनीस मंसूरी साहब क्या कहेंगे? देखिए मुझे कोई शक नहीं इस बातों में, और मैं हमेशा से कहता हुआ हूँ, तो जाहिर है अब अगर कोई कह रहा है तो वो उसकी मर्जी है। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ जा रही है और पीडीएम के ऊपर किसका आशीर्वाद है, तो सबको मालूम है, कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। सवाल और अहम नुकता यह है कि इस वक्त क्या इमरान खान जो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त हाथ था इन तमाम सियासी जमातों पर, यानी कि बाजवा साहब ख़ास तौर पर, अब तो नहीं है ना? देखिए बाजवा साहब का, बाजवा साहब थे ना उस देखिए वक्त, बाजवा साहब तो इस वक्त एक आसान हदफ है ना, नहीं उस वक्त था ना, अब तो नहीं है बाजवा साहब। उन्होंने बाजवा साहब के कहने पे क्यों तोड़ी असेंबली? देखिए बाजवा साहब तो एक आसान हदफ है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे हामिद मीर भी आजकल बाजवा साहब पे बोल रहे हैं ना, बहुत ही खतरनाक बातें की उन्होंने, तो वो सारी बातें झूठ है। सही झूठ है? हाँ झूठ। सर केस क्यों नहीं कर दिया उसके ऊपर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आर्मी चीफ पर कश्मीर के सौदे का इल्जाम हो देखिए, और वो खामोश बैठा उस रहेगा, हवाले से मैंने- या इसका मतलब है और जो बातें उन्होंने की अब बातचीत को चल निकली है कि जी हमारी फौज इस काबिल नहीं, हालांकि हमने कितने जासूस हिंदुस्तान के पकड़े, तैयारा उनका गिराया, पायलट पकड़ लिया। हामिद मीर साहब अगर, और साथ में सिर्फ हामिद मीर नहीं है, नसीम जहरा भी है, उन्होंने कहा जी हमारे सामने ही बात हुई थी, अगर ये बातें सच हैं तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा मैं अब आपको बता देता हूँ, जो कि सच तो नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी उस प्रेस ब्रीफिंग 7.5 घंटे चली वो, उसमें करीबन 25 सहाफ़ी मौजूद थे। जी जी। मेरी 5 बड़े ही सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है इस हवाले से, जो वहाँ बैठे हुए थे, बहुत सीनियर लोग थे जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो हामिद मीर दावा कर रहे हैं कि हम कश्मीर पर हम कश्मीर के लिए लड़ नहीं सकते, हमारे पास जो है वो फ़ौजी टैंकों में हमारे पास फ्यूल नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे? जब मैंने ये बात उनसे पूछी कि क्या ये बात हुई थी, तो उन 5 लोगों ने एक बात पर मुत्तफिक थे, और वो 5 ये कह रहे थे कि ये बात गलत कोट हुई है। क्यों गलत कोट हुई मैं आपको बता देता हूँ। उन 5 का कहना ये था कि 7.5 घंटे की ब्रीफिंग में 2 अलग-अलग सवालात थे। 7.5 घंटे की ब्रीफिंग में बहुत सारी बातें हुई थी, ज़ाहिर 7.5 घंटे अगर बंदा बोलता है तो बहुत सारी बातें होती है। हामिद मीर ने यह किया है कि हामिद मीर हमेशा
हमेशा ये करते हैं कि जो फौजी सरबराह चला जाता है अपना रेटिंग के लिए हमेशा उस फौजी सरबराह के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मुशर्रफ के मुतालिक उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, आपके सामने मौजूद है। कियानी साहब के मुतालिक उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। इस पर केस क्यों नहीं करते सर, वजह क्या है? अगर अच्छा, आपके खिलाफ कोई गलत बयानियां कर रहा है। मैं दो सवाल थे उसमें, मैं फिर आपको बताता हूँ कि उस पर क्या बात हुई, वो भी बताता हूँ। सबसे पहली बात ये थी, पहला जो सवाल था उसमें यह था कि माशी सूरत हाल क्या है। तो उस पर माशी सूरत हाल पर उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने ये कहा कि जनाब इस वक्त माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है और हमारे पास इस वक्त फ्यूल के लिए भी उतने पैसे नहीं हैं और ज़ाहिर अगर हम किसी बड़ी जंग की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर जंग पैसे से लड़ी जाती है, हमारे पास कौमी ख़जाने में इतना पैसा नहीं है। फिर दूसरी बात कश्मीर के मुतालिक चली थी और उस कश्मीर के मुतालिक उन्होंने कहा था कि 370 को तो पाकिस्तान वैसे ही तस्लीम नहीं करता, तो ज़ाहिर पाकिस्तान ने कभी इसको तस्लीम भी नहीं किया। तो और हम जो है वो चाहते हैं कि कश्मीर का मसला अब पुरअमन तौर पर हल हो। इन्होंने इन दोनों बातों को मिक्स किया और मिक्स करके इन्होंने इसकी पूरी खिचड़ी बनाकर पेश की। हामिद मीर का जो शुरू से रवैया रहा है वो ये रहा है कि वो हमेशा रेटिंग के चक्कर में रहते हैं, जो चढ़ता सूरज होता है वो उसकी तरफ ही चलते हैं। हामिद मीर का पूरा दौरान शो तो ये करते हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ मैं। देखिए, शो करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अगर वो शो कर रहे होते तो वो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त बताते हैं कि जब उसकी ज़रूरत थी। अगर इनको यही बातें उस वक्त बतानी चाहिए थी। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर एक ताकतवर शख्स चला जाए, जी मुझे गोलियां लगी, मुझ पर पाबंदी लगती है, सच बोलने में तो होता है मेरे साथ सब कुछ। हाँ, अच्छा, यही बात तो वो इमरान रियाज खान भी कहता है, यही बात कहता है ना, यही बात तो जो है वो तमाम लोग कहते हैं। असल में वक्त साबित करता है और हालात साबित करते हैं। जब जो शख्स ताकतवर हो आप उस वक्त उसके खिलाफ बात करें तो समझा जाता है कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट या आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक अलग चीज़ है, सही है। मेरा कहने का मकसद है आप उस वक्त सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, सही ना, आप सच कह रहे हैं। लेकिन जब आप ताकतवर शख्स चला जाता है आप चीज़ों को एक्सेजरेट करते हैं, आप अपना मलबा उसके ऊपर निकाल कर हाई रेटिंग के चक्कर में पड़ते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ के खिलाफ ये उस वक्त नहीं बोल रहे थे। जनरल बाजवा की पॉलिसी के खिलाफ उस वक्त आप हमारे कॉलम्स उठा के देख लीजिए, हमारे उस वक्त के जितने हमने वीलॉग्स किए वो उठा के देख लीजिए, आपको बात वाज़ेह हो जाएगी कि उस वक्त जो उन्होंने गलत फैसले किए हमने उसी वक्त उनकी मुखालफत की, उसी वक्त, हमने देर नहीं की। हम आज ये नहीं कहते कि आज बाजवा कमज़ोर है तो मैं उसके ऊपर सारे पत्थर बरसाऊँ, क्यों बरसाऊँ मैं, सही है। जब यही आसान अदब है तो ये जब यही इमरान खान बोल नहीं रहा था कुछ, सही है, आज क्यों बोल रहे हैं, उस वक्त बोलता ना, एक्सटेंशन दिलाई, उस वक्त तो सब कुछ एक ही था ना। अच्छा जी, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस तरफ बढ़ेंगे हम कि बड़ी अहम खबर आई एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बार बार कर रहे हैं मरदमशुमारी के हवाले से। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि असम्बली छोड़ने का कहा जाता है जी, फैसला भी वो कर सकते हैं और इस्तीफ़े उनके लोगों ने, कौमी असम्बली के जो मेम्बरान हैं उन्होंने पार्टी के पास जमा करा दिए। ज़ुबैर साहब, लगता है आपको कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम के, वो उन तहफ़्फ़ुज़ात अगर हल नहीं हुए, दुरुस्त मरदमशुमारी ज़ाहिर सबसे बड़ा मसला उन्होंने बताया है, अगर नहीं होते तो वाकई हुकूमत से बाहर आ जाएंगे, वजारतें छोड़ देंगे, हुकूमत का साथ देना भी छोड़ देंगे, या आपको लगता है चूँकि नज़र आ रहा है उनको कि डिसीजन बड़ा करीब आ गया है तो बेहतर है कि अवाम में मकबूलियत के लिए सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, अवाम में मकबूलियत के लिए तो ये नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है ना, अवाम में मकबूलियत के लिए नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो वो और कुछ कर रहे होते, ये खाली बातें नहीं कर रहे होते। जहाँ तक मरदमशुमारी का है, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है और 5 दिन फिर बढ़ा दिए हैं और उसके बाद मेरे ख्याल में फिर कोई 5 दिन बढ़ा देंगे। हतमी कहा है फिलहाल तो, हतमी तो हर बार कहा जाता है, कोई भी तारीख बढ़ रही होती है तो उसको हतमी कहा जाता है, उसके बाद फिर वो आ जाती है अगली, ये हम देखते रहते हैं। तो जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाता ये कबल वक्त है। और जहाँ तक इनके इस्तीफे का ताल्लुक है, मैं इसको अपने पहले वाले सवाल के जवाब के रोशनी में देखता हूँ कि 10 मई जो मैं देख रहा हूँ कि डेडलाइन है कि अगर इन लोगों ने खुद फैसला कर लिया, सियासतदानों ने, असेंबली तोड़ने का और रिजॉल्व करने तो फिर तो इससे पहले इस्तीफा दे के आ जाएंगे, तो कर लेंगे। और अगर नहीं किया तो इनके जरिए गिरा दी जाएगी, गिरा दी जाएगी, ये बाहर आ जाएंगे और से कहा जाएगा तो गिराएंगे वो। भाई 7 इस्तीफे दे देंगे, हुकूमत से अलग हो जाएंगे, ये कहाँ खड़े रहेंगे? तो ज़ाहिर सी बात है वो इस किस्म के कार्ड फिर यूज़ होंगे। 7 यहाँ से कर लेंगे, 6-7 बलूचिस्तान से कर लेंगे, तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो ये एक तरीके से एक थ्रेड भी है शायद सियासतदानों को कि भाई बात कर लो, जो तारीख है कर लो, वरना तुम लोगों की हुकूमत तुम लोग खुद डिज़ोल्व नहीं करोगे तो खुद भी लिपेट दिया जाएगा। इस तरफ इशारा कर रहे हैं आप। देखिए, इलेक्शन की तरफ अगर जाना है, मुज़ाकरात करने हैं, तो आपको नई तारीख देनी पड़ेगी कि किस महीने के किस डेट को आप ये इलेक्शन करा रहे हैं। उसके 3 महीने पहले ज़ाहिर सी बात है डिज़ोल्व करनी पड़ेगी और ये मई का महीना है जिसमें ये डिज़ोल्व करके केयर टेकर बनेगी। अगर ये खुद करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से अपने आप बातचीत करके ये सियासी जमातें केयर टेकर बनाएंगी।
वरना केयर टेकर नहीं बनेगी, वो फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी जरूर, जाएंगे जरूर। अब ये बहुत ये नहीं हो सकता जैसे राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश है या नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि अक्टूबर के बाद भी वो 6 महीने का एक्सटेंशन करा लेंगे और वो कर लेंगे। ऐसा नहीं होने लगा, अब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। इनके सबसे बड़े स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी ने बोला है कि फुलिश बात है कि अक्टूबर के आगे वाली बात। उससे पहले पीपल्स पार्टी नहीं चाहती इस साल ही इलेक्शन, अगस्त में इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, अगस्त में इलेक्शन हो सकते हैं, अगस्त के मिड में। यानी इमरान खान जुलाई कह रहे हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं, जब एक आध माह बैठेंगे तो ऊपर नीचे बात हो निकल सकता है। आएगी ना, ये बैठे मुज़ाकरात के जरिए हल निकल सकता है। लेकिन ये इस्तीफे किस तरह देख रहे हैं अनीस मंसूरी साहब आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एमक्यूएम हमेशा उस वक्त कार्ड्स खेलती है कि जब वो ये समझती है कि वफाक पर दबाव डालने का वक्त हुआ है। अगला हफ्ता यानी कि ये पूरा हफ्ता जो है वो ख़ास तौर पे वफाक पे बड़ा दबाव रहेगा। तो एमक्यूएम ये एक पॉलिटिकल बार्गेन करना चाहती है ये प्रेशर देकर। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक टीवी चैनल पर इस इस्तीफ़ों की खबर के बाद ये एक इंटरव्यू में कहा है कि जनाब ये तो हमारे जो MPMNs था उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये सूरत हाल है तो हम अपने इस्तीफ़े दे देते हैं। तो उन्होंने इस्तीफ़े कन्वीनियर को दिए ना कि पार्टी को दिए। तो ये एक ज़ाहिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से वो पॉलिटिकल बार्गेन करना चाहते हैं। उसके बाद खबर भी हुई कि वज़ीर आज़म हाउस से बाकायदा उसके बाद बुला लिया गया उनको, क्या मुलाकात करें, मुलाकात करेगी और जो एमक्यूएम है वो वहाँ पर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बात करेगी। तो दरहकीकत इस पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एमक्यूएम ने नया किया हो। एमक्यूएम हर बार जो हुकूमत पे टफ टाइम आता है वफाक पर वो इस तरह का करती है और उसके बाद वो पॉलिटिकल बार्गेन करती है। देखना ही है बार्गेन को पॉलिटिकल बार्गेन कहते हैं जो वो करती है। देखिए, अब वो कुछ भी मांगती है, वो एक जो हो रहा है, मैं उसकी खबर दे रहा हूँ आपको। अब उसको आप नाम कुछ भी दे दें, सही, आप उसको डील का नाम दे दें, आप उसको मफादात का नाम दे दें, आप ज़ाती मफादात का नाम दें, खुल के बात कर रहे हैं। देखिए, ज़ाती मफादात का जहाँ तक सवाल है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान का इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बहुत बड़े जुए खेल सके। देखिए, बहुत क्लियर, एमक्यूएम को आप एमक्यूएम पिछली एमक्यूएम के तौर पर ट्रीट नहीं करें जिसमें एमक्यूएम के पास बहुत बड़ी ताकत थी। एमक्यूएम वोट बैंक की एक बड़ी ताकत रखती थी। अरे 7 MNA हैं, उन पे खड़ी है गवर्नमेंट, ताकत की बात कर रहे हैं, इतना ताकतवर तो कभी भी नहीं रही। पोजीशन तो अच्छी है एमक्यूएम की, अगर चाहे तो बहुत कुछ मनवा सकती है, वो बार्गेन कर सकती है। लेकिन वो जाती बार्गेन की बात करेंगे तो फिर तो पॉलिटिकल बार्गेन बहुत फर्क होता है। देखिए, एमक्यूएम ने जाति से मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये मर्दमशुमारी के नाम पे रिजाइन दे के अलग हो, मुझे बहुत खुशी होगी। तो इनके रिजाइन से फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हैं। नहीं, मर्दमशुमारी पे फर्क पड़ जाएगा भाई, पढ़े ना पढ़े इनको तो इनको सियासी फायदा मिलेगा। देखिए, आवाम को भी बताया जाए कि मर्दमशुमारी ये तो फर्क पड़ रहा हो कि इनके बहरहाल बहुत फर्क पड़ेगा, वापस किए जाएं और सही जो एक्चुअल 3 करोड़ की अगर आबादी है यहाँ तो 3 करोड़ जाहिर हो जाए। 3 करोड़ का 2 करोड़ जाहिर हो जाएगी, ये भी बड़ी बात है इस वक्त। लेकिन 2 करोड़ के करीब 220 230 इस किस्म की हो जाएगी। 2 से ऊपर तो जाता नजर आ रहा है आपको? अच्छा, खबर की नोयत कि इस जो मुलाकात हो रही है इसमें पिछली मुलाकातों के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें आपके पास वहाँ पर साद रफ़ीक वगैरह मौजूद होते थे। लेकिन मैं आपको ये बड़ी एक खबर दे रहा हूँ कि इस मुलाकात में एहसन इकबाल मौजूद होंगे। एहसन इकबाल के पास ही महकमा शुमारियात उससे भी उन्होंने एमक्यूएम ने तो ये कहा है कि 3 बार मुलाकात उनसे भी हो चुकी है। तो अब जो सूरत हाल बदल रही है उसमें एमक्यूएम ये चाहती है कि कम से कम वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा इस तरीके से लेकर जाए अवाम में कि जनाब हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। उसके लिए इन्होंने ये पॉलिटिकल बार्गेन का, जिसका मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखने की ज़रूरत है कि इस बार एमक्यूएम वहाँ से क्या लेकर उठती है। क्योंकि ये वक्त है, एमक्यूएम इस वक्त जो चाहेगी वो प्रेशर कर सकती है। एमक्यूएम ने बराह रास्त इस वक्त वज़ीर आज़म से बात की है। ये पिछली वाली सिचुएशन नहीं है कि जिसमें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू जा रही थी। इस बार वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू नहीं जा रही है, तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन सब मामले से अलग रख रही है। दूसरी तरफ वफाक जो है, क्योंकि ये शिकायतें लेकर जा रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आई मुझे अभी तक। हालांकि मर्दमशुमारी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं DC AC इसकी सतह पर। जी, आपकी ईद की छुट्टी में एक बयान बानी कायद का गुजरा होगा जिसमें उन्होंने जमात इस्लामी को अप्रिशिएट किया है कि कराची की अगर कोई उनकी बात दोहराई है तो जमात इस्लामी उठा रही है, ये उठा रही है। मतलब इन लोगों को बोला ये तो अलग कराची की बात करते नहीं है, करते हैं तो आजकल अगर कोई बात करे तो जमात इस्लामी अप्रिशिएट किए। उससे एक बहुत बड़ी खुलबुनी मची इन दिनों में। उसको डिफ्यूज़ करने के लिए यार हम क्या कर रहे हैं कराची के लिए, तो उन्होंने ये इस्तीफे वाली बात कर ली। इनके पास ले दे कि ये इस्तीफे वाली बात है जो ये अक्सर कुछ अरसे बाद जब भी उधर से कोई ऐसी बयान आता है तो उसको काउंटर करने के लिए करते हैं कि हम हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको काउंटर क्यों कर रहे हैं? उनके तो स्टेक ही नहीं है, वो सियासत पे पाबंदी, उनकी तस्वीर पे पाबंदी, तकरीर पे पाबंदी। उनकी बात का कोई असर नहीं होता आपके ख्याल में? शहर में पाबंदी है तो क्या है, बात का असर तो शहर में होता है ना। वो जमात इस्लामी को जब उन्होंने अप्रिशिएट किया है ईद की छुट्टियां, तो उन्होंने
कोयले भूनते हुए नहीं उस पर गुजारी होगी, बल्कि ये तब ये उन्होंने बयान दिया है। मैं तो ये समझता हूँ, अली नंदूरी साहब, ये इनको ज़्यादा तो पता नहीं, ये होता दो है। अलग अलग चीज़ें हैं, हक उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो दोनों बयान अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा ही है, वो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान था हाफिज़ नईम के हवाले से, वो मरदमशुमारी के हवाले से नहीं था, बल्कि उनके जो माजी के कुछ पॉइंटर्स थे कि जिसमें ख़ास तौर पे जो वजूहात के जिनकी बुनियाद पर एमक्यूएम वजूद में आई थी उस हवाले से था। तो अल्ताफ़ हुसैन ने जो बात कही थी वो इसी हवाले से कही थी कि हाफिज़ नईम ने वही बात कही कि जिसकी वजह से अब वो भी मानता है कि एमक्यूएम का वजूद क्यों अमल में आया था, और वही एहसास महरूमी आज भी पाया जाता है। ये एक अलग पॉइंटर था। ये दूसरा वाला जो मरदमशुमारी वाला पॉइंटर उसमें शामिल जो अब आप बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है। जो ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान एक अपने लिए बड़ा थ्रेट समझती रही है अल्ताफ़ हुसैन साहब को, वो एक अलग बहस है। अभी आज भी उन्होंने एक अपना एक वीडियो लिंक जारी किया, वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो हम असल मामलात की तरफ अगर बात करें और ज़रा संजीदा नोयत की बात करें कि जनाब एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त चाह क्या रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान हर सूरत में ये चाह रही है कि अगले इलेक्शन तक जाने के लिए उसके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा हो कि जिसकी बुनियाद पर वो अवाम में जा सके। पहली बात, बहुत अहम बात। दूसरी, एमक्यूएम पाकिस्तान ये चाह रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो एडवांटेज हासिल कर सके, चाहे ये हुकूमत सस्टेन करे या चाहे आगे चलकर कोई कौमी हुकूमत बने, दोनों सूरत हाल में। और वो दोनों सूरत हाल में चाहती है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास बरकरार रखे। एमक्यूएम पर बज़ात ख़ुद जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब का प्रेशर है, जहाँ पर उनके पास इस वक्त ये प्रेशर है कि वो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, चाहे उनके ऊपर ये प्रेशर है कि वो सूबाई गवर्नमेंट में मौजूद नहीं है, वहीं पर उनके ऊपर ये प्रेशर है कि वो आइंदा क्या एजेंडा लेकर आवाम में जाएगी। कि जो सारा आपको बयान नज़र आ रहा है ये इसी वजह से कि वो कोई बयानियाँ बनाने में कामयाब हो सके। लेकिन ताहाल जो हमारी मालूमात है उसकी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो टफ टाइम नहीं दे सकेगी कि वो मजबूर कर सके कि जनाब आप एमक्यूएम की बात मान लीजिए और कराची शहर की आबादी को किसी तौर पर भी 2 करोड़ से ज़्यादा ज़ाहिर कर दें। सर जाते जाते बताइए कि क्या एमक्यूएम की जो बात चल रही है एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से, तो एमक्यूएम को आवाम में बहुत ज़्यादा पहले की तरह पजीराई, कौन से इक़दाम हैं जो कर लें, उठा लें और तो दोबारा पजीराई हासिल हो सकती है? यार ये सवाल आप जिनसे पूछने तो नहीं, अच्छा, मैं बोलूँगा तो दोस्त नाराज हो जाएंगे। नहीं आप पहले। कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं हो। रेल मिस कर दी। सियासत में टाइमिंग देखें, सियासत और टाइमिंग, इन्होंने जो रेल मिस किया है अभी लोकल गवर्नमेंट से भी अलग हो गए हैं, सूबाई गवर्नमेंट में है नहीं, फेडरल की 4 उन्होंने 7 में से 4 लोग मज़े कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ले रही है, आवाम को सब पता है। और अंदर जितनी चपखलिश है, जो चीज़ें हैं, ये इनके आखिरी इनिंग के आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, इसके बाद बहुत लंबी फील्डिंग है। तो फिर कराची में कौन सी सियासी जमात सामने आएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कराची की वैक्यूम आवाम, है यानी खाली कराची है? बहुत वैक्यूम है कराची में इस वक्त। कोई भी हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कराची के लोगों का दिल जीते, काम करें ताकि कराची के लोग उनको वोट देंगे। अदरवाइज तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, भाई बोलेंगे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लगा मैंने बताया कि यार फिलहाल तो ये कुछ भी कर ले भाई, कराची को फिलहाल नजर नहीं आ रही है एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लंदन से कोई आवाज आ जाए इनके फेवर में तो बस वो एक अलग बात है। देखिए एमक्यूएम के पास इस वक्त क़यादत सबसे बड़ा मसला है। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास इस वक्त क़यादत नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि मुस्तफ़ा कमाल उनके लिए बहुत अच्छी क़यादत है, ये समझते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी क़यादत है, तो सारे आवाम को उनके नामों के हवाले से डाउट्स हैं, सही। और वो डाउट्स जब तक वो नहीं होंगे तब तक मामला ख़राब है। तो एमक्यूएम को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो क़यादत का फुकदान है, और ये क़यादत का फुकदान एमक्यूएम को मज़ीद तफरीक की तरफ लेकर जा रहा है, और ये हल होता नज़र नहीं आ रहा आपको? ताहल होता नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक ये क़यादत बिल्कुल वन साइडेड ना हो और क़यादत को ऊपर आवाम का एतबार ना हो तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। ये बात हम देख चुके हैं माजी के अंदर भी, और ये बात अभी भी नज़र आ रही है। और जितने व्हाट्सएप मैसेजेस, जितनी चीज़ें चल रही हैं, महाजी लीडरशिप की बात करें तो आफाक अहमद साहब का नाम तो मौजूद है ना, बोला वो क्या ऐसा कर लें कि उनको लोग वोट दें, ये सवाल था। देखिए जब तक वो मजबूत बयानी और क़यादत की तरफ नहीं जाएंगे कि भाई जनाब हमारे पास मजबूत बयानियाँ हो, कोई उस पर सस्टेन करें, उस पर रुके। नहीं तो फुकदान आप कह रहे हैं क़यादत का, तो इन्हीं में से कोई होगा ना, कोई नाम नज़र आ रहा है आपको ऐसा? देखिए नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई ऐसा स्टैंड है कि जिस पर आवाम रिलाई कर सकें। और क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं कि जिनको हम 7 साल में, गुज़िश्ता 7 सालों में मुख्तलिफ नामों से आजमा चुके हैं, तो जब हम इनको मुख्तलिफ नामों से आजमा चुके हैं, आवाम के जहन में इनका एक नक्श बना हुआ है, और वो नक्श जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इन क़यादतों से हम इस वैक्यूम को क्या आफाक अहमद साहब पूरा कर सकते हैं? सर पहले आप बता दीजिए, फिर आप, 1 मिनट है मेरे पास। देखिए आफाक को, इसके लिए आफाक साहब को अपने घर से निकलना पड़ेगा, आवाम में जाना पड़ेगा, बोल्डली सियासत करनी पड़ेगी, मीडिया में आना पड़ेगा। लोगों को जो उनका मौक़िफ़ है, जिसकी वजह से वो आज तक जिस पे कायम है, वो है महाजिर कौमी मूवमेंट, उसका नाम, और जो महाजिर सियासत। अगर वो इस बयानी को वो आए और पब्लिक में इसको बोलें
तो मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा वो वोट ले Followers सकते उनके हैं। हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको जितनी कंफर्ट में वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतनी कंफर्ट में पॉलिटिक्स होती नहीं है यार। उनको निकलना पड़ेगा। मंसूरी साहब, ये जो बड़े एहतराम के साथ इन्होंने एहतराम के साथ जो कुछ अर्ज कर दिया, आप ये समझते हैं देखिए इस खला को पूरा कर सकते हैं आफाक अहमद साहब? मुश्किल है, सही है, मुश्किल सेंस में, क्योंकि देखिए आवाम की एक सोच होती है। आवाम हर एक को अपने जो वो परसेप्शन, सियासत में जो है वो हकीकत से ज़्यादा परसेप्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और परसेप्शन क्या बन जाता है उसके बाद उस परसेप्शन को हटाना एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो जो परसेप्शंस की लड़ाई है उसमें आफाक अहमद साहब बहुत पीछे हैं, और अगर उसे वो तेज़ी के साथ आते हैं, जिस तरह नवीद भाई ने भी कहा, बहुत तेज़ सियासत करते हैं और वो अपने परसेप्शन को दूर करने में कामयाब होते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है सारी, उसमें सारा नुक्ता देखने के काबिल ही है कि इस वक्त जो सियासत हो रही है उसमें जो परसेप्शंस बिल्ड हुए हैं, ये सारी लड़ाई उस परसेप्शंस की है। जिस तरह आपने कहा कि भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब या दीगर लोग नहीं आ सकते, परसेप्शंस बिल्ड हो चुके हैं, और जब परसेप्शंस को हटाना, लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं उस परसेप्शन को हटाने में, और उसके बाद जाकर कुछ मामला तो कारकर्दगी कोई मैटर नहीं करती आप दोनों के नज़दीक कि कितनी बेहतर कारकर्दगी दिखा लें? बहुत करती है मैटर। कारकर्दगी हो तो करती है ना, कारकर्दगी है किधर? देखिए कारकर्दगी जो है वो, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए नमतुल्लाह खान साहब ने बहुत काम किया था कराची शहर के लिए, किया था ज़ाहिर, जब वो सिटी नाज़िम थे, लेकिन जो सियासत है वो परसेप्शन का नाम है, वो एक उनके नाम सामने तो बड़ा नाम मौजूद था। देखिए ऐसा ही होता है। तो जब कभी भी आपका परसेप्शन, इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया कराची के लिए, लेकिन लोगों के सामने परसेप्शन है उनका, एक तस्वुर है उनका, तो उसको वोट पड़ते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से सियासत में जो सबसे बड़ा काउंट होता है वो इसी काउंट होता है। देखिए कारकर्दगी नहीं है जी, परसेप्शन की बात कर रहे हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे, जबकि ज़वेरी साहब फरमा रहे हैं बहुत फ़र्क पड़ता है। कारकर्दगी अगर हो तो प्रोग्राम के वक्त की किल्लत है, यहाँ तक आज के लिए आप कॉल्स आज हमने शामिल नहीं की, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगी। नंबर स्क्रीन पे भी होगा और आप अपनी राय दे सकते हैं मैसेजेस के ज़रिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरे मेहमान को दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद